रही होती है वो या मद्दा होती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम पिछला लेसन रिवाइज कर रहे थे और हम ये देख रहे थे कि हरूफ मद्दा की लेंथ्स जो है वो कितनी होती हैं। हरूफ मद्दा की लेंथ्स हमने जो लास्ट टाइम पिछली क्लास में भी पढ़ी थी वो ये थी कि एक नॉर्मल अलिफ जितना हम उर्दू जुबान में इस्तेमाल करते हैं, जितना टाइम हम उर्दू जुबान में अलिफ मद्दा को बोलने में लगाते हैं उतना ही टाइम हमने अरबी में भी लगाना है। इसी तरह याय मद्दा, जहाँ पे भी हमें या साकिन से पीछे जेर नजर आती है, यानी कि जेर के बाद या आती है, तो वो याय मद्दा हो जाती है, उसको भी एक अलिफ लंबा करते हैं। जैसे गरीब, जैसे करीब, जैसे पानी, जैसे पीना, जैसे एक बच्ची ने भी बताया कि वो जितने भी हम जाती, खाती, सोती, ये ताजेर या ती जितने भी आते हैं उर्दू में, ये सारी क्या है, याय मद्दा है। तो इस पे हम कितना टाइम लगाते हैं, या हम इसको क्या, जब आपने किसी को बताना है ना ये चीज, किसी को आपने सिखानी है या मद्दा एक्सप्लेन करनी है, तो आपने इस तरह नहीं बोलना है टू काउंट्स या उंगली खोलकर बंद करो। इस ये जो एग्जांपल्स है ना, ये रिलेट नहीं करेंगी एक नए बंदे के लिए, ये रिलेट नहीं करेंगी उसके साथ ना, वो कंफ्यूजन का शिकार रहेगा। जैसे मैं थी, मैंने भी जब नया नया पढ़ना शुरू किया था तो मुझे ये चीजें समझ नहीं आती थी, काउंट्स का क्या मतलब है, या ये कि उंगली खोल के बंद करना। अब मेरी मर्जी है ना, मैं उंगली जल्दी से खोल के बंद कर लूं या मैं उंगली को धीरे धीरे खोल के बंद करूं। तो ये एक अजीब सी इररेलेवेंट सी मिसालें हैं। इससे कहीं ज्यादा बेहतर तरीका ये है, जैसे मैंने अभी पहले बताया, कि हरूफ मद्दा की एक डेफिनेशन ये भी है कि हरूफ मद्दा की मिकदार उतनी होती है जितनी अहले जुबान अपनी आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। तो हमने अपनी आम बोलचाल में देखना है कि आम बोलचाल में हम अलिफ मद्दा इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी लेंथ कितनी रखते हैं। चल आम रही बोलचाल में, माइक म्यूट रखिए, है। आम बोलचाल में जो है वो हम याय मद्दा इस्तेमाल करते हैं, अगर करते हैं तो उसकी लेंथ कितनी होती है। इसी तरह आम बोलचाल में हम वाव मद्दा इस्तेमाल करते हैं। वाव मद्दा देखिए ना, सूरज बाहर, सूरज निकला हुआ है, अब सूरज में सीन पेश वाव सू, ये क्या है, वाव मद्दा नहीं है। मैंने नए बूट खरीदे हैं, ठीक है, बाहर लूट खसूट का आलम है, या जो भी, और जहां पे भी आप देखेंगे कि पेश के साथ आगे वाव आ रहा है, वो वाव मद्दा कहलाता है। तो वाव मद्दा जितनी हमने उर्दू में उसकी लेंथ रखनी है उतनी ही हमने इसकी अरबी में रखनी है। तो इसकी एग्जाम्पल्स को आप, अगर आप उर्दू के वर्ड अपने पास रखेंगे, उर्दू के वर्ड सोच कर रखेंगे, तो आपके लिए आसानी रहेगी जब आप उसको कुरान पे अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट सवाल ये है, नाइला का माइक नजर नहीं आ रहा है और इसी वजह से शायद वो बार बार हाथ भी खड़ा कर रही हैं। नाइला, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, नाइला मुजफ्फर, तो आप जब क्लास में ज्वाइन करती हैं ना, तो आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एक साइन सा आता है कि वाईफाई और पता नहीं क्या कुछ इस तरह से लिखा होता है, उसको जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा माइक आता है। अब पता नहीं इनको मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरूफ मद जो कि उर्दू जुबान में हम इस्तेमाल करते हैं, तो जबर जेर पेश की लेंथ कितनी होती है, जबर की लेंथ कितनी होती है, कौन बताएगा। मुझे वो वर्ड्स चाहिए जो कि मैंने खुद क्लास में इस्तेमाल किए थे। एक मिनट, सॉरी, बार बार एक बीच में कॉल आ रही है, इस वजह से वो मेरे म्यूट हो रही है कॉल। जी, कौन बताएगा जबर की लेंथ कितनी होती है। अलीफ के बराबर होती, एक अलीफ के बराबर होती। जबर भी अलिफ के बराबर होती है, और अलिफ तो अलिफ होता ही है, तो फिर नहीं इसका मतलब है फिर जबर और अलिफ में तो कोई नहीं फर्क ही ना हुआ। नहीं नहीं, जबर का मिकदार अलीफ से आधा होता है। बिल्कुल सही, अब आपने सही जवाब दिया। जबर की मिकदार अलिफ के मुकाबले में आधी होती है। ये आपके सामने, आपको पिलर स्टेप 4 पे देखिए ना, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहे हैं ना, पिलर से बने हुए बा जबर ब और बा जबर अलिफ बा।
یہ آپ کو پلرز نظر آ رہے ہیں. پلر جو با ہے وہ ایک الف ہے, اور جو زبر والا پلر ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں آدھا ہے. تو زبر کی مقدار الف کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے. اسی طرح سے زیر کی مقدار یا مدہ کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے, اور پیش کی مقدار واو مدہ کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے. اب مجھے کوئی کون بتائے گا, پڑھ کر بتائیں ذرا, علی مدہ والے ورڈز کون پڑھ رہا ہے؟ مدت, شاداب آپ پڑھیں گی؟ جی السلام علیکم. جی پڑھوں گی. ہاں جی, یہ آپ کے سامنے جو الف مدہ کے نیچے ورڈز لکھے ہیں نا, جی جی اسے پڑھنا ہے نا. جی قال پڑھیے. قال قال اراد اراد. ٹھیک ہے, مائک میوٹ کریں. اچھا جی, اور کون پڑھے گا؟ ٹیچر میں پڑھوں؟ میں کون؟ شازیہ؟ شہزادی. شہزادی. اوکے جی شہزادی. قال قال اراد اراد. شاباش, آپ نے اچھا پڑھا. مدت تھوڑی سی غلطی یہ تھی کہ آپ کا جو فرسٹ والا جی میم. قالا تھا نا, جو پہلا والا جی ورڈ جی آپ نے پڑھا قالا, اس جی میں نا لام کی لینتھ تھوڑی سی زیادہ تھی, یا یہ کہہ لیں کہ جب آپ دونوں ورڈز پڑھ رہی تھی نا تو دونوں میں ڈفرنس نہیں سنائی دیا کانوں کو بہت اچھا اچھے سے. جی تو اس میں نا واضح فرق رہے گا, کیونکہ اچھا آدھو آدھ کا فرق ہے نا, ہاف جی کا ڈفرنس ہے زبر کا. جی ل بالکل. جی اینڈ جی لا, ل لا اینڈ لا, لا. یہ ڈفرنس آئے گا. قال جی اینڈ جی قالا, پھر آپ کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ نے نا اس چیز کا خیال رکھنا پڑتے ہوئے. جی امرین آپ ٹھیک ہے پڑھیے میم. اسی کو. امرین آپ پڑھیں گی؟ جی میم میں پڑھوں؟ فرزانہ صادق. جی فرزانہ پڑھیے. قال قال اراد اراد. شاباش, گڈ, اچھا پڑھا ہے. یہ عتیق کے نام سے جو ہے آپ پڑھیں گی؟ آپ کا مائک بھی آن ہے. عاتق ہے, عتیق ہے, کیا ہے یہ؟ یہ میں پڑھوں روبینہ رشید. جی روبینہ آپ پڑھیے. قال قال اراد اراد. نہیں بیٹا, جو سیکنڈ را کے ساتھ الف ہے وہ مس کر رہی ہیں, آپ دوبارہ پڑھیں. اراد اراد ارا, اراد, اراد را اراد. کے ساتھ الف ہے نا, جی اراد وہ ہاں اراد. ٹھیک ہے, اراد اراد, بالکل صحیح ہے, شاباش. جی اب کون پڑھے گا؟ یا مدہ والے ورڈز کون جی پڑھ رہا ہے؟ میں پڑھوں. جی کیا نام ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سریا بول رہی ہوں, سریا خانم. جی سریا جی پڑھیے. میں پڑھوں. یہ جی یائی مدہ پڑھنا میم. ہاں, یا مدہ والے ورڈز پڑھیے. صراطی صراطی عبادی عبادی. تھوڑا سا زبر زیر جو ہے نا وہ لمبی آ رہی ہے آپ کی سیکنڈ والے ورڈ کی, پھر سے پڑھنے کی کوشش کریں. فرسٹ والا ورڈ آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا, صراطی, جی لیکن جو سیکنڈ ہے نا صراطی, وہ ایک دم سے تا کے بعد نا اس کی لینتھ کو ختم کر دیں. صراطی 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 صراطی. صراطی تی نہ کریں, تی عبادی تی بولا تو وہ یا مدہ ہو جائے گی نا, تی نہیں کہنا. صراطی. صراطی, تازیر جی تی, بس تی. جی صراطی صراطی. جی صراطی صراطی ہاں اب ٹھیک ہے. صراطی
صراطي اب ٹھیک ہے، آگے. عبادي عبادي شاباش، ٹھیک ہے، بہت اچھی کوشش ہے. مائک میوٹ کریں جی. بشرا پروین آپ پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صراطی صراطی عبادی عبادی. گڈ، شاباش. رمیزہ شفقت آپ پڑھیے. صراطي صراطي عبادي عبادي. سلائڈ سی لمبی ہے زیر. ایک دفعہ پھر سے کوشش کرو. جو زیر آ رہی ہے جس کے لاسٹ پہ، اس کی حرکت کو بہت کنٹرولڈ وائس کے ساتھ پڑھنا ہے. پھر سے کوشش کرو. صراطي صراطي عبادي عبادي. ٹھیک ہے، شاباش. ٹھیک ہے جی. میں پڑھوں؟ جی بیٹا عتیقہ. نیکسٹ والے عتیقہ. اچھا جی عتیقہ، آپ یہ واو مدہ والے ورڈز پڑھیے. فتوبو اتوبو افو افیدو تفیدو. ٹھیک ہے، بہت اچھی کوشش ہے. شاباش، اچھی کوشش ہے. اور کون پڑھے گا واو مدہ والے ورڈز؟ سمائلہ جی اقبال. میں بیٹا ہاتھ کھڑے جنہوں نے کیے ہوئے نا، ہینڈ ریز کرنے ہیں. جی شمائلہ اقبال. جی بیٹا آپ کی آواز نہیں آ رہی. شمائلہ کی آواز نہیں آ رہی. شبانہ کوثر نہیں، شکیلہ پڑھ لیں. شکیلہ آپ پڑھیے. فتوبو اتوبو نہیں بیٹا افیدو. نہیں، اتوبو. اگر میں نے بو بولا تو پھر تو وہ پیچھے والا بھی فتوبو، وہ بھی بو تھا. پھر او سے صحیح کوشش صحیح. کرو. فتوبو اتوبو ہم، افیدو تفیدو. اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک غلطی چھوٹی سی کیا ہے کہ آپ جھٹکے سے روک رہی ہیں. جھٹکا نہیں صحیح لینا ہے، ٹھیک ہے. جب پیش اینڈ کرنا ہے نا، سافٹلی اینڈ کرنا ہے. اتوبو اتوبو اتوبو، بس. اتوبو ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. صحیح. اتوبو افیدو تفیدو. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر پڑھو. فتوبو اتوبو. فتوبو اتوبو. ٹھیک ہے. افیضو تفیضو. افیزو تفیزو. نہیں، یہ ایک جیسے پڑھا ہے. اف افیضو تفیضو. افیزو تفیزو. اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. اس کو اچھے سے پریکٹس میں رکھنا. ٹھیک ہے، مائک صحیح. نوٹ کریں. اچھا جی، اب کلیئر ہو گیا یہاں تک. زبر کی لینتھ الف مدہ کے مقابلے میں آدھی ہے، زیر کی لینتھ یا مدہ کے مقابلے میں آدھی ہے، اور پیش کی لینتھ واو مدہ کے مقابلے میں آدھی ہے. اور یہ جو حروف مدہ ہیں یہ وہ اسی طرح پڑھنے ہیں جیسے ہم اپنی اردو بول چال میں پڑھتے ہیں. یہاں تک کوئی چیز، کوئی سوال تو نہیں ہے؟ کلیئر ہے؟ آگے چلیں. اچھا جی، نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. اچھا جی، اب آ جاتی ہیں کھڑی حرکات. کھڑی حرکات بھی اردو زبان میں استعمال ہوتی ہیں. اللہ کا نام ہم لیتے ہیں، ہم اس کے اوپر کھڑی زبر ڈالتے ہیں، مولا لکھتے ہیں، کھڑی زبر ڈالتے ہیں، آلہ لکھتے ہیں، مانا لکھتے ہیں، حتیٰ لکھتے ہیں. اسی طرح برکاتہ میں الٹی پیش آ جاتی ہے. وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے ہیں تو کھڑی زیر آ جاتی ہے. اب یہ جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں نا، یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں. قائم مقام مطلب وہی رول پلے کرتی ہیں جو کہ حروف مدہ کرتے ہیں، صرف رائٹنگ سٹائل فرق ہے. قرآن مجید میں کچھ ورڈز ہمیں الف مدہ، واو مدہ یا مدہ کے ساتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو کچھ ورڈز ہمیں کھڑی حرکات کے ساتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں. یعنی الف کی جگہ کھڑی
چھوٹا والا کھڑا کھڑی حرکت ڈل گئی, کھڑا الف ڈل گیا. اسی طرح یا مدہ کی جگہ پہ کھڑی زیر ڈل گئی. اسی طرح واؤ مدہ کی جگہ پہ الٹا پیش ڈل گیا. ٹھیک ہے, جیسے آپ کے سامنے ہے ابھی قا کو دو طریقے سے لکھا ہوا ہے, قاف زبر الف قا اینڈ قاف کھڑی زبر قا, دونوں سیم ہے, قا اینڈ قا. ما سیم ہے, نیچے ورڈز لکھے ہیں قالا, اب قالا اس طرح بھی لکھا ہوا ہے, قالا اس طرح بھی لکھا ہوا ہے. ایک ہی طریقہ ہے پڑھنے کا, ایک ہی جیسے رولز اپلائی ہوں گے. مالکی آپ کے سامنے دو طریقے سے لکھا ہوا ہے, زبر کے ساتھ الف ہے مالکی اینڈ کھڑی زبر کے ساتھ ہے مالکی, دونوں درست ہیں. مالکی ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے, مالکی ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے, کوئی ڈفرنس دونوں میں نہیں ہے, سیم رول اپلائی ہوتے ہیں. اسی طرح یا مدہ کے ساتھ کھڑی زیر ہے, ایلافی اور ایلافی دو طریقے سے لکھا نظر آ رہا ہے, ایک ہی جیسے طریقے سے ہم پڑھیں گے, حمزہ زیر یا ای ہو یا الف کھڑی زیر ای ہو, ایک ہی بات ہے. اسی طرح یحیی یحیی, یا پیش ہا یخ, یا زیر یا لی یا مدہ ہے, اور یا کے نیچے آگے والے لیٹر پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کھڑی زیر ہے, تو پڑھنے کا طریقہ وہی ہے یحیی یحیی. اسی طرح الٹی پیش اور واو مدہ ہے تو داوودا اینڈ داوودا, ایک جگہ پہ آپ کو واو مدہ کے ساتھ نظر آ رہا ہے, ایک جگہ پہ الٹی پیش کے ساتھ نظر آ رہا ہے. اسی طرح لی یسوء اینڈ لی یسوء, دو طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہے. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف رائٹنگ سٹائل کا فرق ہے, اس میں طریقہ کار جو پڑھنے کا ہے یا جو لینتھس ہیں وہ سیم رہتی ہیں. لینتھ بھی فرق نہیں ہوتی کہ کھڑی زبر کو ہم نے زیادہ لمبا کھینچ لینا ہے الف مدہ کے مقابلے میں, جتنا الف مدہ ہے اتنی ہی کھڑی زبر ہے, جتنی یا مدہ ہم نے پڑھنی ہے اتنی ہی کھڑی زیر پڑھنی ہے, جتنی واو مدہ پڑھنی ہے اتنی ہی الٹی پیش پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی. ہینڈ ریز جس نے کیے ہوئے ان کا کوئی سوال ہے یا اچھا نیچے ہو گیا, اوکے. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. جزم اسٹیپ نمبر 5 ہے جی جزم. جزم اردو زبان میں استعمال ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جی ہوتی. کہاں ہوتی ہے؟ ساکن حروف پہ. ساکن حروف اردو میں بھی ہوتے ہیں نا, جیسے اردو میں بول رہی ہوں اردو, ساکن حروف. تو الف پیش را ار, دال پیش وادو اردو, تو یہ را ساکن تھی نا. تو جزم کا قاعدہ اردو زبان کا قاعدہ ہے, یہ کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے پتہ نہیں یہ نئی کوئی چیز ہم سیکھنے جا رہے ہیں. ہمارا اس گروپ کا, اس کلاس کا مقصد کیا تھا کہ یہ بتانا کہ تجوید آسان ہے, تجوید کے سارے رولز وہی ہیں جو کہ ہم اردو زبان میں پڑھتے رہتے ہیں, بولتے رہتے ہیں, سارا دن ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو ہمیں عربی میں جا کر ہم اس کو لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہو گیا ہے, اتنے سارے رولز ہیں, کیسے یاد کروں, کیا کروں, یہ تو الف مدہ ہی سمجھ نہیں آ رہا, یہ تو زبریں سمجھ نہیں آ رہی. حالانکہ وہ سب چیزیں ہم اردو زبان میں بھی بولتے رہتے ہیں, اردو زبان میں بھی کرتے رہتے ہیں. اب یہ جزم کے قاعدہ جو ہے یہ اردو زبان کا قاعدہ ہے. ہم کہتے ہیں میں بس پہ بیٹھ کر بازار جا رہی ہوں, بس. اب بس کیا ہے, سین کے اوپر ساکن نہیں ہے, باہر بہت رش ہے, را زبر شین رش, شین ساکن ہے. دفتر دفتر, فے ساکن ہے, رے ساکن ہے. اسلم اشرف, اور اس طرح بے شمار ورڈز ہیں. بازار میں نے بولا تو را ساکن ہے. بے شمار ورڈز ہیں جہاں پہ اردو میں ہم ساکن پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو لہٰذا یہ اردو زبان کا قاعدہ ہے. کیا کرنا ہوتا ہے ساکن لیٹر کے ساتھ؟ ساکن لیٹر, کیونکہ ساکن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. اب حرکت نہیں ہے تو وہ اس کی آواز نہ اوپر جا سکتی ہے, نہ نیچے آ سکتی ہے, نہ گول راؤنڈ راؤنڈ گھوم سکتی ہے. اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ پیچھے والی حرکت کے ساتھ اس کو ملا دینا ہوتا ہے. جیسے الف زبر شین اش, الف پیش شین اش, اور الف زیر شین اش. یعنی کی آواز کے ساتھ شین مل گیا اش, او کی آواز کے ساتھ شین مل گیا اش, اینڈ دین ای کی آواز کے ساتھ شین مل گیا اش. آگے ورڈز ہیں خشیتی, اشربو, معایش. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اردو زبان کا قاعدہ تھا. آگے آ رہا ہے جی کلکلا کا بیان. کلکلا اردو زبان میں ہوتا ہے؟ کلکلا کرتے ہیں ہم اردو زبان؟ کلکلا کیا ہوتا ہے؟ کون ایسا ہے جس کو کلکلے کی کبھی سمجھ نہیں لگی؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے, باقیوں کو چھوڑ دو. کس کو کلکلا کرنا مشکل لگتا ہے یا یہ نہیں پتا کلکلا کیا ہوتا ہے؟
या किसी से सुना हो और परेशान हुआ हो कि हाय हाय ये तो कोई बड़ा मुश्किल से चीज आ गई है, मेरे से तो नहीं होगी? है कोई ऐसा बंदा? रुबीना रशीद, जी जी। आपने हाथ खड़ा किया हुआ है जी। हाँ जी, नहीं पता। अच्छा ठीक है, अभी बताते हैं आपको। हाँ जी, और कोई बच्चा जिसको कलकला मुश्किल लगता हो। मैंने जब ये वर्ड पहली मर्तबा सुना था, मैं पता नहीं कौन सी सूरत सुना रही थी किसी को, टीचर को, तो उन्होंने कहा कि आप तो कलकला कर ही नहीं रही। तो अब मेरे तो फरिश्तों को भी खबर नहीं कि कलकला होता क्या है, तो करना करना मैंने क्या था। तो बात यह है कि कलकला बहुत सारी लैंग्वेजेस में है। मजे की बात सिर्फ उर्दू में नहीं है, इंग्लिश में भी कलकला होता है। कलकला का मतलब होता है बाउंसी साउंड, यानी बाउंस बैक कर जाना। जैसे हम बॉल है, बॉल को अगर हम जमीन पे फेंकते हैं तो वो क्या करता है, बाउंस बैक कर देता है ना, ठप्पा लग कर वापस आता है ना बॉल। यानी कलकला वाले लेटर्स, जिन लेटर्स के ऊपर कलकला होता है, उनकी आवाज ठप्पा लग के समझो वापस आ जाती है, बाउंस बैक कर जाती है, 2 दफा सुनाई दे देती है, समझ लो। जैसे बा एक लेटर है जिसके ऊपर कलकला होता है, तो बा जब साकिन होगा, साकिन के ऊपर ज्यादा फीलिंग आती है कलकले की। वैसे तो कलकला लाजमी सिफत है तो वो हर हालत में ही पाया जाएगा, लेकिन जो साकिन हरूफ होते हैं उनके ऊपर जो सिफात होती है ना, कोई भी लेटर्स की जो सिफात होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं साकिन के ऊपर। तो साकिन जब होगी बात तो होगा, कैसे होगी, अगर जबर के साथ मैंने अब अब, ये देखो ना, अब आवाज बाउंस, अगर मैं इसको कलकला ना करूं तो कहूंगी अब, लेकिन अब नहीं होता ना, इसकी आवाज बाउंस बैक करती है। अब जब, उर्दू में नहीं हम बोलते कब आओगी मेरे घर, कब आओगी, अगर मैं कहूँ आप मेरे घर कब आओगी, कब आओगी, तो वो अजीब सा लग रहा है। मैं कहती कब आओगी, कब आओगी, जब तुम आओगी ना तो फिर हम ये करेंगे हैं। इसी तरह गुड कहते हैं हम, गुड, वो डी की साउंड हल्की सी बाउंस बैक करती है। अगर मैं डी की साउंड को बाउंस बैक ना करने दूं तो मैं बोलूंगी गुड, गुड। अब आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा, गुड। आपको सिर्फ जी गु की आवाज समझ आएगी, गुड, लेकिन गुड, अब डी की आवाज बाउंस बैक की तो आपको समझ आती है गुड बोल रही हूँ, वेरी गुड, है ना। तो डी की आवाज भी बाउंस बैक करती है। तो इसी तरह से जैसे उर्दू में और पंजाबी जुबान, पंजाबी यहाँ पे अगर कोई पंजाब से है, पाकिस्तान से है, पंजाब से है, तो वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पंजाबी जुबान में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो बाउंस बैक कर रहे होते हैं। कड, मेरे पैसे कड, दंद ना कड, है, दंद, दंद, दांत को, टीथ को कहते हैं दंद, दंद ना कड, के दांत ना निकालो, हंसो मत। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या एग्जांपल्स दी हुई है, आप, हाँ वो देखो ना, आप पे भी कलकल है, आप कहते, आप नहीं कहते, पे की आवाज अगर हम रोक लेंगे आप, तो वो समझ ही नहीं आएगी। धुंध, बाहर बहुत धुंध पड़ी हुई है, धुंध, दाल की आवाज बाउंस बैक कर रही है ना, लास्ट वाला जो साकिन दाल है। अगर मैं कहूँ बाहर बहुत जी धुंध जी। पड़ी हुई है, बाहर बहुत धुंध पड़ी हुई है, समझ नहीं आएगी बात, धुंध पड़ी हुई है। लब, दंद, कड, गुड। तो ये सारे वर्ड्स उर्दू जुबान में भी आते हैं, पंजाबी में भी आते हैं, एंड इंग्लिश में भी होते हैं, जिनकी आवाज बाउंस बैक कर जाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम उर्दू पंजाबी में बहुत नॉर्मली, बहुत नेचुरली इसकी आवाज को ऐसे बाउंस बैक कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अरबी में भी 5 लेटर्स ऐसे हैं जिनकी आवाज इसी तरह से बाउंस बैक कर जाती है, जिसको कलकला करना कहते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि जब वो साकिन होंगे तो वो ज्यादा प्रोमिनेंटली उनकी आवाज बाउंस बैक करेगी। वो 5 लेटर्स कौन से हैं वो आपने याद कर लेने हैं। इसका मजमुआ कुतुब जद कहलाता है। कुतुब यानी कौफ तौबा एंड जद जीम दाल, तोड़ के लिखें कौफ तौबा जीम दाल, अगर मिला के बोले तो कुतुब जद। तो कुतुब जद जो है इनकी आवाज बाउंस बैक कर जाती है। जैसे अक, अक, अब, अज, अद, ये इतनी सी बात है। जैसे गुड, जैसे कब, जैसे धुंध, जैसे उर्दू के जैसे दंद, कड, वैसे ही अक, अब, अज, अद।
खलकना शतरहु क़ब्लिका। ये लेटर्स ऐसे हैं जिनकी आवाज बाउंस बैक कर जाती है। ठीक है, तो स्लाइड सा जैसे हम उर्दू में या पंजाबी में या इंग्लिश में बात करते हुए हल्की सी हमारी आवाज बाउंस बैक करती है, तभी दूसरे को समझ आता है। बिल्कुल उसी तरह नेचुरली इसको भी हल्का सा खलकना शतरहु क़ब्लिका इस तरह से पढ़ देना। ठीक है, किसी का कोई सवाल तो नहीं है यहाँ पे? नहीं मैम, सब समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आगे चलें फिर। सवाल अभी सब समझ आ गया। जब कल मैंने पूछना है ना तो फिर अगली क्लास में तो फिर सबने चुप कर जाना है। अच्छा जी, अच्छा अगला मैम, है जी। आपने कहा कि 5 हरूफ होते हैं, हरूफ कलकला, इसमें ये 3 दिए हैं, तो काफ और वो एग्जाम्पल 3 की दी हुई है, वो लिखे जी पांचों ही हुए हैं। ऊपर देखे ना, कौफ तौबा जीम दाल, तो अक अतो अब अज अद, इसलिए मैंने बोल सारे दिए थे, एग्जाम्पल्स वहां पे सिर्फ 3 दी हुई हैं। अच्छा जीम और दाल। हाँ, अज एंड अद। ठीक है, ओके ओके मैम, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, आगे चलते हैं स्टेप नंबर 6 पे। जो आगे शद, शद होती है उर्दू में कि नहीं होती है? होती है, जी होती है। बताओ कहाँ होती है? जैसे हम आमतौर पे अब करते हैं तो उसमें भी आ जाती है। नहीं, अब नहीं, वो साकिन होता है। शद, शद वाले वर्ड्स अ, बताओ उर्दू के। अब्बा, अब्बा, बिल्कुल ठीक है। अब्बा जी, अब्बा कहते हैं ना हम, तो अब्बा। अब्बा, अम्मा, बच्चा, अम्मा अम्मा, अम्मा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बच्चा, गन्ना, गैया फुट्टा, अम्मा, और इसी तरह बेशुमार गत्ता, वर्ड्स हैं उर्दू के। जी जी, पत्ता, पत्ता, ठीक है ना। बल्ला, क्या मतलब होता है शद का? शद का मतलब ये होता है, लफ्ज़ को 2 दफा पढ़ो। 2 दफा जी पढ़ बिल्कुल बिल्कुल सही, कि शद का मतलब ये होता है जिस लेटर के ऊपर शद होती है उसका मतलब ये है कि वो लेटर वहां पे 2 टाइम्स मौजूद है, 2 दफा मौजूद है। तो आपने सिर्फ उसको 2 बार पढ़ना है, और इसमें कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं लड़ानी कि इसमें शिद्दत होती है तो इसमें ये होता है तो उसको शिद्दत से पढ़ना है। शिद्दत विद्दत कुछ नहीं होती है, सिर्फ वो 2 बार होता है। जैसे पत्ता है तो पत्ता, पे जबर ते पत, ते जबर अलिफ ता, पत्ता। गन्ना तो गाव जबर नून गन, एंड नून जबर अलिफ ना, गन्ना। नून 2 दफा पढ़ने हैं। अम्मा, अब्बा, बच्चा, फुट्टा। इस तरह से जैसे 2 टाइम्स पढ़ते हैं किसी लेटर को, तो शद वाले लेटर्स को हमने 2 टाइम्स पढ़ना है। अब यहाँ पे आप देखें, आपके सामने अलिफ के ऊपर जबर, आगे शीन पे शद है। इट मींस कि यहाँ 2 शीन थी, अलिफ जबर शीन अश, एंड शीन जो सेकंड वाला शीन है उसके ऊपर जबर है। इसमें जो फर्स्ट वाला शीन आता है ना, वो साकिन आ रहा है, अलिफ जबर शीन अश एंड शीन जबर अलिफ शाह, तो अशा। फिर उशु एंड इशी, समझ आइए। यूनशउ, शीन 2 दफा है। अहुशु बिशहादती। तो सिर्फ सिंपल तरीके से उस लेटर को 2 मर्तबा पढ़ लेना है। पहला लेटर साकिन करके पिछली जबर जेर पेश के साथ मिलेगा, और अगले लेटर के ऊपर हम वो जबर जेर पेश पढ़ेंगे जो उसके ऊपर दी हुई है, अश एंड देन शा, अशा, उशु, इशी। इसी तरह डबल ये सॉरी नीचे वाली भी देखें, वर्ड्स आ रहे हैं, शद वाले हर्फ को पिछले जबर जेर पेश के सामने लाया जाता है। हाँ जी, अगर दरमियान में कोई खाली हरूफ आ जाते हैं तो उसको हमने नहीं पढ़ना होता। जैसे आपके सामने नीचे दिया हुआ है, वाव जबर वाह है, आगे अलिफ लाम है, आगे वाद के ऊपर शद है। तो याद रखिए कि जब कभी शद किसी लेटर पे होती है तो आपको पिछली जबर जेर पेश के साथ उसको मिलाना होता है। तो पिछली जबर थर्ड लेटर पे आ रही है ना, तो सेंटर वाले जो अलिफ लाम है वो ड्रॉप हो जाएंगे, वो हम नहीं पढ़ेंगे। वज़ुहा, आगे वाओ जबर तो, वत कर देंगे, अलिफ लाम नहीं पढ़ेंगे। वत तारिकी वल्लैली लकुल्लज़ीना एन अमिलुस सालिहाती। ठीक है ना, आसान सी चीज है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। कोई किसी को कोई मुश्किल तो नहीं आ रही है इसको पढ़ते वक्त? नहीं सब समझ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आगे चलते हैं फिर।
अच्छा ये जज्म वाला नून और तनवीन आ गया। अच्छा तनवीन क्या होती है? दो जबर दो पेश दो पेश। ठीक हो गया, दो जबर दो जेर दो पेश। तो उर्दू में होती है दो जबर दो जेर दो पेश, या ये कोई नई चीज पढ़ने लगे हैं हम? जी होती है। दो जबर कहाँ पे होती है, कौन से वर्ड्स पे होती है? जैसे हम कुछ उर्दू में लफ्ज लिखते हैं, तकरीबन, जैसे जी ये बिल्कुल सही, अंदाजुन, अंदाजन, अंदाजन, हल्फन, बिल्कुल सही, अल्फन, बिल्कुल सही, कसमन, बिल्कुल बस कसमन, बिल्कुल सही, शमालन, जुनूबन, 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 शमालन, अर्दन। अर्दन। बिल्कुल सही। तो अभी तक आप देखें कितने रूल्स हम पढ़ चुके हैं। कोई ऐसा रूल आया है कि जो हमने उर्दू में ना पढ़ा हो? जी नहीं। नहीं आया ना, तो क्या साबित हो रहा है फिर? तजवीज मुश्किल है कि आसान है? आसान है, इंशाल्लाह आसान होगी। है आसान, लेकिन समझाने का भी हर किसी का स्टाइल है। कुछ लोग उसको इतना मुश्किल करके पेश करते हैं कि तजवीद बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये क्लास ज्वाइन की है और जिस तरह से आप एग्जांपल दे के उसकी आवाज में चेंज करके कि इसको कैसे पढ़ना है, इसको तो बड़े अच्छे से सब समझ आ रही है। लेकिन इससे पहले मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है, उसमें इतना मुश्किल अंदाज में बताया गया है कि सर के ऊपर से गुजर रहा था। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब आप देख लेना, आपके पास प्रूफ है ना, अब आप प्रूफ से बात करेंगी ना। आपके पास प्रूफ है कि सारे रूल जितने भी अभी तक हमने पढ़े वो सब उर्दू जुबान के कवायद हैं। ये जज्म वाला ये जो तनवीन है ये भी उर्दू जुबान का ही कायदा है। अच्छा अब एक चीज यहाँ पे हम और सीख लेते हैं, उसके बाद हम क्लास एंड करते हैं। जज्म वाला नून और तनवीन एक ही चीज है, यानी साकिन नून और तनवीन, ये समझ लें कि ये भी एक तरह से राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है। ठीक है, वो एक ग्रामर की रूल से नहीं मैं बात करी, ग्रामर में चले जाएंगे तो फिर तो इसकी बहुत सारी डिटेल्स है ना, कि तनवीन वाला जो वर्ड होते हैं वो इस्म होते हैं, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे अभी, हम सिर्फ आवाज के हवाले से या तजवीद के हवाले से बात करें। आपके सामने लिखा हुआ है ब्लू कलर में राइट पे, बा जबर नून बन, और उसके आगे लिया हुआ है बा दो जबर बन। तो एक ही बात है, बन बन एक ही तरीके से पढ़ना है, रूल्स भी एक जैसे अप्लाई होंगे। जज्म वाला नून और तनवीन जब हम बात करेंगे ना आगे रूल्स की, नून साकिन के जो कवायद आएंगे, जब हम उनकी बात करेंगे तो हम साथ ही तनवीन की भी बात करेंगे। इसलिए कि जो साकिन नून है बा जबर नून बन वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जो तनवीन में एक नून होता है ना वो असल में हिडन होता है, वो छुपा हुआ नून होता है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता लेकिन वो बोलने में आ रहा होता है। इसीलिए बा जबर नून बन या बा दो जबर बन एक जैसी आवाज है, एक जैसे रूल्स अप्लाई होते हैं, बन बन। इसी तरह मैं कहूँ आप जरा बिन लिख के दिखाएं मुझे, तो कोई लिखेगा बा दो जेर बिन और कोई लिखेगा बा जेर नून बिन, तो दोनों ठीक है, बिन बिन। इसी तरह बुन है तो बा पेश नून बुन या बा दो पेश बुन, दोनों ठीक है, बुन वो भी बुन है वो भी बुन है। ठीक है, तो ये तनवीन जो है ये हमने उर्दू में भी पढ़ी हुई है, इसके अंदर एक छुपा हुआ सा नून होता है जिसको हमने जो दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन वो रूल जब हम करेंगे आगे तो वो उसके अंदर आ रहा होता है। तो अभी फिलहाल आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। पीछे कुछ एग्जाम्पल्स हैं दो जबर वाली तनवीन की, बन तन सन की, वादियन इस्मन आइनन। एक चीज इसको पढ़ने में ख्याल रखनी है, और अगर आप आगे पढ़ा रहे हैं तो भी, कि इसको आपने वादियन ऐसे नहीं पढ़ाना, इसको गुन्ना करके नहीं पढ़ाना, वादियन इस्मन आइनन। ऐसे कुछ लोग मैंने देखा कि वो ना तनवीन को इस तरह पढ़ा रहे होते हैं, तो इसकी इसकी आवाज आवाज को इस तरह चलाना नहीं है। ठीक है, वादियन इस्मन आइनन, जेर के साथ है आगे बिन तिन सिन, सियामिन बी इहसानिन, सिबगिन। अब देखो सिब, बाकी आवाज बाउंस बैक हो गई ना, सिबगिन, इसको मैं सिबगिन नहीं पढ़ सकती, सिबगिन हो जाएगा। फिर बुन तुन सुन है तो वाह्युन बुकमुन मुहसिनुन। ठीक है, अभी फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे इंशाल्लाह चलेंगे। यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लें। जी बेटा, कोई सवाल किसी का, कोई
ریکارڈنگ اسٹاپ کر لیں.